हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हमेशा अच्छे रहे बेटा। देखिए, आज हम अध्याय 3 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि अध्याय को करने से पहले कोई भी अगर चैप्टर है, जब तक हम उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मूल अवधारणा यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका इस अध्याय 3 में आएगा उसे हम समझाते हैं। तो देखिए, पहला ही यहाँ पर आता है रेखिक समीकरण। पहला टॉपिक होगा बेटा रेखिक समीकरण, क्योंकि ये अध्याय 3 है। पूरा जो बेसिक है इसका एंड पूरे क्वेश्चन है वो सभी किसके ऊपर चले हैं? रेखिक समीकरण के ऊपर। तो यहाँ रेखिक समीकरण की बात करते हैं। रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण क्या होते हैं? तो देखिए बेटा, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर रेखिक समीकरण, अगर इस रूप का कोई समीकरण बन रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी और सी क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इज इक्वल टू 0 कॉमा बी नॉट इज इक्वल टू 0 का हो तो वह रेखिक समीकरण कहलाता है। अब आपको समझ में आया होगा बेटा कि रेखिक समीकरण जो है तो है क्या। देखिए, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी और सी रह गया बेटा। यहाँ पर सी वास्तविक संख्याएं है और ए नॉट इज इक्वल टू 0, बी नॉट इज इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अगर यहाँ पर ए 0 हो जाएगा तो एक्स 0 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा तो वाई 0 हो जाएगा, तो हम बचेगा क्या? सी। सी को हम रेखिक समीकरण कह नहीं सकते, इसलिए बेटा हमने यहाँ पर ए नॉट इज इक्वल टू 0, बी नॉट इज इक्वल टू 0 का है तो वह रेखिक समीकरण कहलाता है। ये हमने आपको यहाँ पर दिया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है आपको कि रेखिक समीकरण जब आपको पता है तो। अब देखिए, यहां पर दूसरी बात करते हैं। ये था हमारे पास। अब जब यह दूसरा देते हैं पॉइंट पे, जब रेखिक समीकरण a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हों, तब अगर हमारे पास दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं बेटा, a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, तब तो देखिए सबसे बड़ी कहानी यहां पर क्या बनती है। फर्स्ट नंबर यहां पर लेते हैं हम a1 बट्टे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टे b2। अगर ये संबंध, अगर उस समीकरणों से, ये दो समीकरण दे रखे हैं हमको, अगर ये संबंध हमारे को बढ़ रहा है तो देखिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी।
एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे। जब एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे तो इसके हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। रेखा एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे तब समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अब अद्वितीय हल कौन से होते हैं? केवल एक हल हो, यानी अद्वितीय का संबंध होता है, अमाने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, जिसका कोई हल नहीं होता है। अर्थात करके हम लिख देते हैं यहां पर बेटा, अर्थात केवल एक हल होगा, यानी अर्थात एक हल होगा। और जो इसका संगत और असंगत की बात इसमें चलती है, और समीकरण युग्म संगत होगा, संगत होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। देखो एमसीक्यू में इन चीजों को पूछता है कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 है तो क्या कंडीशन होगी, या रेखाएं कैसे होंगी? यार एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे, एक पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया अद्वितीय हल है, या एक बिंदु केवल एक हल है, तीसरा पॉइंट ये है कि संगत हल है। तीनों ही रूपों में पूछ लेता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, यदि रेखाएं a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, अगर इस रूप का संबंध बना रहे हैं, कौन? रैखिक समीकरण जो हमारे को दिया है, अगर हमारे पास a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 है, तो ये क्या होगा? रेखाएं संपाती होंगी। यहां पर क्या होता है? रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। तब अब हल कैसे होंगे? समीकरण के अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं। तब समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस रूप में अगर बना हुआ संबंध है तो अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं, यानी x का मान रखते जाओगे तो y का मान निकलता जाएगा, अगर y का मान रखते जाएंगे तो x का मान निकलता जाएगा। ये इसकी कंडीशन है, यानी कोई पता नहीं है कितने हल बन जाए। अब ये कैसा होगा समीकरण युग्म? और समीकरण युग्म संगत होगा, संगत होगा। ये भी हमारे पास कैसा होता है? संगत होता है। अब आता है तीसरा। तीसरे में क्या होता है बेटा? a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, यहां पर होता है नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टे c2। अगर संबंध हमारे पास a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टे c2 का बन रहा है, तब कंडीशन क्या होती है कि रेखाएं समांतर होती हैं। या इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर होंगी, देखिए यहां पर अगर एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, जब ये रेखाएं आपस में कहीं किसी भी जगह प्रच्छेद नहीं कर रही, काट नहीं रही हैं, तो क्या होगा? समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे तब समीकरण का
कोई हल नहीं होता है, यानी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अब ये समीकरण युग्म कैसे होंगे? यही असंगत होते हैं, ये दोनों संगत होंगे, लेकिन ये जो समांतर वाला है वो असंगत होगा। और समीकरण युग्म असंगत होता है। ये था 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं बेटा, और ज्यादा कहो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, क्योंकि इनसे कम से कम 2 क्वेश्चन आपको किसी भी साल का एग्जाम हो, 2 क्वेश्चन इससे हमें एमसीक्यू तो मिलने ही मिलने हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं करने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे पास इन्हीं बेस के आधार पर दिए होते हैं। जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए वहां पर पूछेगा कि ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, ठीक, और अगर संगत है तो उन्हें हल कीजिए, और समांतर है या ये समांतर है या एक बिंदु प्रक्षेप करेंगे या संपाती है, इस रूप में पूछ लेता है। तो ये 3 पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, और जब आप करोगे तब आपको इसके बारे में जानकारी और ज्यादा मिलेगी। अब देखिए इसके बाद में अब आती है बेटा विधियां। ये पॉइंट हो गया रेखिक समीकरण युग्म, आपको पता चल गया। और रेखिक समीकरण जब हमारे पास a1 बट्टे वो a1 x b1 y प्लस c1 और a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 अगर इस रूप में दे रखे हैं, तो इसके तीनों संबंध आपको पता चल गया। अब तीनों संबंध पता चलेगा तो बेटा आप समीकरण, जो रेखिक समीकरण होते हैं, इनको हल करने की विधियां होती हैं। 2 विधि है आपके यहाँ। वज्रगुणनखंड विधि आपके यहाँ सिलेबस से हट चुकी है, तो यहाँ दोनों विधियों को हम बताते हैं। रेखिक समीकरण को हल करने की विधियां। तो देखिए रेखिक समीकरण को हल करने की विधियां कौन सी हैं? यहां पर आपके पास 2 विधि हैं, तो यहां लिखते हैं हम रेखिक समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 है बेटा हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 है विलोपन विधि। अब आपको सिलेबस में जो विधियां हैं हमने वही लिखी हैं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, क्यों वज्रगुणनखंड विधि आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको कराना बेकार है बेटा। अब देखिए यहां पर पहली विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? अब प्रतिस्थापन विधि बेटा ये होती है कि किसी भी रेखिक समीकरण से किसी भी चर का मान निकाल कर दूसरे चर के पदों में निकाल करके दूसरे समीकरण में रख करके उसे हल कर लेते हैं। अब देखिए इस विधि में इस विधि में किसी एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर, इस विधि में किसी एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के
पदों में निकाल कर दूसरे समीकरण में रखकर मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी हमने क्या लिखा बेटा, इस विधि में किसी एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पदों में, यानी जो दो होंगे एक्स और वाई होगा, ठीक, या कोई दूसरा दे दे, जेड दे दे, साथ में वाई जेड दे दे या एक्स जेड दे दे, तो हम एक्स का मान निकाल सकते हैं जेड के पदों में, यानी एक्स का मान निकाल सकते हैं वाई के पदों में, जैसे हमारे पास दिए होते हैं उसी रूप में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है इस विधि में किसी एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पदों में निकाल कर दूसरे समीकरण में रखकर मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल भी यहाँ आपको दे देते हैं। जैसे देखिए यहां पर दे रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास दे रखा है, और दूसरा दे रखा है हमारे को समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, यानी ये हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं। अब देखिए यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर 3 माइनस वाई, ये हमने निकाल लिया, समीकरण नंबर डाल दिया यहाँ पर 1, ये समीकरण नंबर है 2, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे, तो देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो 2, अब x का मान क्या था हमारे पास 3 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसका उसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए 6 इधर प्लस के बराबर से उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, यहाँ 3y प्लस का 2y माइनस का है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा इज इक्वल टू 4 माइनस 6, कितना हो गया, माइनस का 2 बच गया। अब y का मान कितना हो गया, माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास y का मान निकला है, नहीं निकला है। अब y का मान निकला है, y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो देखिए y का मान यहाँ पुट कर देते हैं, तो x बराबर 3 माइनस, अब कितना है, माइनस का 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, यानी x बराबर कितना आ गया बेटा, हमारे पास 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, इस प्रकार से मान को प्रतिस्थापित करके हम यहाँ दोनों मान हम अज्ञात जो राशि होती है उनके निकाल लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अज्ञात चर जो है, या तो हम राशि लिख दें या चर लिख दें, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी विधि आती है बेटा हमारे पास विलोपन विधि, इसे हटा देते हैं। अब है हमारे पास विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या होता है, यानी दो रेखीय समीकरण हमारे पास दिए होंगे, उसमें से किसी, देखो यहां लिखते हैं, इस विधि में किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणांकों को समान करके यानी क्या लिखा, इस विधि में किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणांकों को समान करके दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर, अब इसमें कंडीशन हमने क्या लिखा,
जोड़कर या घटाकर। अब जोड़कर घटाकर का क्या संबंध है कि अगर ये असमान चिन्ह के हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और अगर समान चिन्ह के हैं तो इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाकर मान समीकरणों को जोड़कर या घटाकर एक चर का विलोपन करके मान ज्ञात कर लेते हैं। ये है, यानी इस विधि में किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणांकों को समान करके दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर एक चर का विलोपन करके मान ज्ञात कर लेते हैं। अब एक का जब विलोपन होगा तो दूसरे का मान हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ एग्जांपल देते हैं, जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये है हमारे पास बेटा समीकरण ए। और दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो यहां पर लिख देते हैं हम 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमने यहां पर लिख दिया। ये है समीकरण नंबर 2। अब यहां पर आपको देखना है, तो देखिए ये हमारे पास दे रखा है 2x माइनस वाई। अब यहां पर वाई किसका है, माइनस का है, इसमें वाई किसका है, प्लस का है। अब यहां पर जो दे रखा है, यहां पर गुणांक ले लो, यहां पर ले लो 2y, ठीक, हमने कर लिया यहां पर 2y। अब यहां पर जो y है माइनस का है, केवल y है, यहां पर 2y जो है हमारे पास प्लस का है। अब इसमें 2y और इसमें y, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये 2y हो जाएगा, और यहां पर भी हमारे पास क्या है 4x है, अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो देखिए ये असमान चिन्ह वाले हैं, तो असमान चिन्ह है तो इन्हें जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम, देखो यहाँ लिखते हैं समीकरण, हम y को बराबर करेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण 1 की बात की है 2 का गुणा करके, तो देखिए समीकरण 1 में दोनों पक्षों में गुणा होगा, एक लंग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2y इज इक्वल 2 तिया 6। अब दूसरा हमें जोड़ना है तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह कोई चेंज नहीं होते हैं इसके, तो ये हमारे पास कट गए, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट गए, हमारे पास क्या बनेंगे 0 बनेंगे। अब 4 और 4 कितने हो गए बेटा, हमारे पास 8 हो गए इज इक्वल टू, अब 10 और 6 कितने हो गए हमारे पास 16 हो गए। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ विलोपन किसका हुआ था, y का विलोपन हुआ था, केवल क्या बचा हमारे पास x बचा। अब x का मान निकालेंगे तो 8 इधर गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएंगे भाग में, तो 8 एक 8 8 दूनी 16, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। यानी विलोपन करने के बाद में हमारे पास एक चर का मान हमने निकाल लिया। अब दूसरा जो चर है इसका मान कैसे निकालेंगे, अब इस मान को या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी भी में रख सकते हैं। देखिए हम यहां पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मान कितना निकला है हमारे पास 2, तो 2 गुणा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 2 दूनी कितने हो गए 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये जो हमारे पास 4 है बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर कितना बच गया 1 बच गया। इस प्रकार से बेटा विलोपन करके हम इस विधि से मान निकाल लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया, विधियों के बारे में बता दिया, यही बेटा हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इतना ही है। इसके बाद में
हमारे पास एक्सेस चलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो कराएंगे वो क्वेश्चनों को कराएंगे, 3.1 के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें ग्राफ के भी क्वेश्चन आएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए भी यहाँ देता है 2 क्वेश्चन शायद ग्राफ गए, और दूसरे वाले जो पार्ट दे रखा है तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास ग्राफ है, तो उनको भी हम कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को थोड़ा हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यूस इसी प्रकार से बेटा सिलेबस आपका चलता रहेगा, जब तक खत्म नहीं हो जाएगी बुक तब तक हमारे पास कंटिन्यूस वीडियो जाते रहेंगे। वीडियो ठीक शाम को 7:30 बजे अपलोड हो जाता है, तो आप लोग बेटा अपने फिक्स टाइम से अपने देखते रहिए, जिससे आपको कोई भी का वीडियो आपका छूटे ना, कोई भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ना रहे, सब क्लियर होते रहे। धन्यवाद।